सब्सक्राइब करें उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम साइंस 2 के पहले सबक तवारिस और इर्तका का पार्ट 2 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इर्तका के सबूत, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। मंदरजा बाला नज़रिए को अजमाली तौर पर हम ऐसा कह सकते हैं कि इर्तका एक मुसलसल होने वाला मुकम्मल अमल है। मंदरजा बाला नज़रिया यानी इससे पहले जो पार्ट में मैंने समझाया था इर्तका के बारे में, अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, प्लीज़ आप उसमें देख लीजिएगा। उस नज़रिए को पढ़कर हमें इजमाली तौर पर यानी कलेक्टिवली हम ये कह सकते हैं कि इर्तका एक मुसलसल होने वाला मुकम्मल अमल है, यानी हमेशा चलता रहता है, लेकिन इसे साबित करने के लिए सबूत दरकार है। लेकिन इस अमल को प्रूफ करने के लिए सबूत की ज़रूरत है। दर्जे बाला नज़रिए की हिमायत में कई सबूत मौजूद है जो हस्बे झेल है। अब वो सबूत यहाँ पर हमको पढ़ने हैं। सबसे पहला है शक्लियाती सबूत यानी मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। तो अमल कीजिए, अमल दी हुई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और नबातात और हैवानात की तस्वीर में पाई जाने वाली यकसानियत नोट कीजिए। देखिए ये हैवानात और नबातात की तस्वीरों में क्या यकसानियत है वो हमको नोट करना है। यहाँ लिखा हुआ है हैवानात के मुंह की बनावट, इनका मुंह देखिए, आंखों का मुकाम नथुने, ठीक है ये नथुने, और कानों की बनावट ये कान, जिस्म पर घने बाल वगैरह मुमासिल खुसूसियत हैवानात में नजर आती है। मुमासिल यानी सिमिलर, एक जैसी खुसूसियत। जबकि नबातात में पत्तों की शक्ल, पत्ते देखिए, पत्ते जिस तरह के पत्तों की शक्ल, निज़ाम रगियत यानी ये जो रगे जो पत्तों के ऊपर होती है, वेन्स कहते हैं जिन्हें इंग्लिश में, तो ये रगे पत्तों की तरतीब और डंठल वगैरह में मुमासिल खुसूसियत होती है जो एक जैसे नजर आते हैं। इन सब से ये पता चलता है कि दर्जे वाला ग्रुप मुशाबा माहौल में पाया जाता है, इसलिए इनकी इब्तिदा एक जैसी है। मतलब इनकी शुरुआत जो है वो एक जैसी हुई होगी और एक ही मौरिस से इन सब का इर्तका हुआ होगा। मौरिस मतलब एंसेस्टर, जो मैंने पहले भी बताया था, जैसे आबा व अजदाद भी कह सकते हैं कि ये पहले इनके आबा व अजदाद एक होंगे, फिर वक्त के साथ साथ इनमें इर्तका आया और अलग अलग जो है वो तरतीब मिली, अलग अलग शक्लें बनी। तो ये शक्लियाती सबूत हो गया। उसके बाद है तशरीही सबूत यानी एनाटॉमिकल एविडेंसेस। तस्वीर का बगौर मुशाहिदा करें। देखिए ये तस्वीरें हैं, इंसानी हाथ, बैल का पैर, चमगादड़ का पंख और वेल मछली का जन्फा। जन्फा कहते हैं जो वेल मछली के आगे के जो लिम्स होते हैं, आगे के जो वेल मछली के बड़े बड़े पंख कह लो या हाथ कह लो, जो उसे जन्फे कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में फ्लिपर्स कहते हैं, फ्लिपर्स ऑफ वेल। तो तस्वीर का बगौर मुशाहिदा करें तो इंसानी हाथ, बैल का पैर, चमगादड़ का पंख और वेल मछली के जन्फे में कोई यकसानियत नजर नहीं आती। देखिए कोई भी यकसानियत हमको इसमें दिख रही नहीं है। इसी तरह इन आज़ा का जानदारों में इस्तेमाल भी मुख्तलिफ है, इसलिए इनकी साख्त भी अलग अलग है। जैसे इंसान हाथ का इस्तेमाल करता है किस काम के लिए हम सब जानते हैं, मुख्तलिफ कामों के लिए हाथों का इस्तेमाल होता है। बैल का पैर जो है वो चलने के लिए, चमगादड़ उड़ने के लिए, वेल मछली के जन्फे तैरने के काम आते हैं, इसलिए इनकी साख्त भी अलग अलग है। लेकिन हर एक जानदार के उज़ू में हड्डियों की बनावट देखिए, हड्डियों की बनावट देखिए, हड्डियों की बनावट और जोड़ों में मुमासिलत नजर आती हैं। जोड़ जो है और हड्डियों की बनावटें जो है वो एक जैसी नजर आती हैं। इससे इशारा मिलता है कि ये मुमासिलत इनके आबा व अजदाद के जैसी होगी, यानी एंसेस्टर्स के जैसी होगी। अब इसके बाद है बताइए तो भला जानदारों के जिस्म में मुख्तलिफ आज़ा कौन कौन से हैं। तो हमारे जिस्म में कौन कौन से आज़ा होते हैं? दिल है, फेफड़ा, दिमाग, मैदा है, जिगर है, आते हैं, गुर्दे वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। क्या जिस्म के हर उज़ू का इस्तेमाल होता है? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि जिस्म का हर उज़ू एक ख़ास काम अंजाम देता है, मगर कुछ उज़ू ऐसे होते हैं जो कोई काम अंजाम नहीं देते। जैसे अपेंडिक्स हो गया, इंसानों में अपेंडिक्स हो गया, अकल दाढ़ हो गई वगैरह। अब इसके बाद है आसारी आज़ा, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। जानदारों में तनज़्ज़ुल पजीर या नामुकम्मल नमू, तनज़्ज़ुल मतलब जो आहिस्ते आहिस्ते वक्त के साथ साथ जिसके अंदर डिजनरेशन आ रहा है, कमी आ रही है, या नामुकम्मल नमू जो ठीक से नमू नहीं पाया है, डेवलप नहीं हुआ है, अंडर डेवलप्ड है। गैर फाल उज़ू जो कोई काम नहीं करते, ऐसे उज़ू या हिस्से को आसारी उज़ू कहते हैं। मतलब जो उज़ू हमारे बदन में कोई काम नहीं करता उसको आसारी उज़ू कहते हैं। तब्दील पजीर या मुख्तलिफ माहौल में ज़िंदा रहने के लिए
जानदारों में अचानक कोई नया छोटा हिस्सा या उजू पैदा नहीं होता। माहौल में तब्दीली हो रही है तो हमारे अंदर कोई नया उजू पैदा नहीं होगा, पुराने उजू में सिलसिलावार तब्दीली होती है, यानी पुराने उजू में तब्दीली होगी स्टेप बाय स्टेप। अक्सर जानदारों की जिस्मानी तश्कील एक मखसूस माहौल के लिए मुनासिब होती है, लेकिन जैसे इसको हम लोग ये कह सकते हैं, जैसे पोलार बेयर होता है तो सर्दी में रहता है वो, तो इसके लिए उसके जिस्म पे घने बाल होते हैं, तो वैसे हर जानदार की जिस्मानी तश्कील एक अलग माहौल के लिए मुनासिब होती है, लेकिन मुख्तलिफ माहौल के लिए वो नुकसानदा भी हो सकती है। ऐसी हालत में कुदरती इंतखाब के अमल से ऐसे उजू नापैद होने लगते हैं, मतलब आहिस्ते आहिस्ते नापैद यानी एक्सटेंट होने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं। एक उजू को नापैद होने के लिए हज़ारों साल दरकार होते हैं। ये ख़त्म होने वाले आज़ा मुख्तलिफ हालतों में मुख्तलिफ जानदारों के जिस्म में नज़र आते हैं। किसी जानदार में मौजूद ऐसा गैर फ़ाल उजू, यानी जो कोई काम नहीं करता, ऐसा उजू दूसरे जानदार में फ़ाल होता है। जैसे मिसाल अभी आएगी, यानी दूसरे जानदारों के लिए वो आसारी उजू नहीं है, यानी हो सकता है कि एक जानदार के जिस्म में जो उजू आसारी उजू है, कोई काम नहीं करता, वो उजू दूसरे जानदार के जिस्म में काम कर रहा है। जैसे इंसानी जिस्म में मौजूद गैर फाल अपेंडिक्स, हमारे बदन में जो अपेंडिक्स होता है वो कोई काम नहीं करता, लेकिन जुगाली करने वाले और सेल्यूलोज को हजम करने की सलाहियत रखने वाले जानदारों के लिए ये फ़ायदेमंद और फाल उजू है। जो अपेंडिक्स हमारे जिस्म में गैर फाल है, कोई काम नहीं करता, वो जुगाली करने वाले जानदारों के लिए क्या है, फ़ायदेमंद है, उनके बदन में वो काम करता है, सेल्यूलोज को हजम करने का काम करता है। इस तरह इंसानों में कान के गैर मुश्तमिल मतलब यूजलेस, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, उजलात बंदरों में कान को हिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दुमगुजा हड्डी, यहाँ पे देखिए इस इमेज में आपको दिखेगा, ये दुमगुजा हड्डी, यहाँ पे देखिए अपेंडिक्स है, ये अक्ल दाढ़ है, ये कान के उजलात हैं। तो दुमगुजा हड्डी, जिसे रीढ़ की हड्डी का आखिरी मोहरा कहते हैं, अक्ल दाढ़, जिस्म पर उगे बाल वगैरह का इंसानी जिस्म के आसारी आज़ा में शुमार होता है। ये हम सबके जिस्म में आसारी आज़ा का काम करते हैं। अब यहाँ पे मुशाहिदा करके बहस कीजिए, मंदरजा झैल शक्लों का बगौर मुशाहिदा कीजिए। ये शक्लें हैं जिसमें हमें कुछ रकाजात कहते हैं डेड बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट, यानी कि जानदारों या नबातात की, जो मरे हुए नबातात या मरे हुए जानवरों की डेड बॉडीज, उनकी बॉडीज़ को रकाजात कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो रकाजी सबूत है चौथा, पैलियंटोलॉजिकल एविडेंस। आपके जहन में सवाल उठता होगा कि करोड़ों साल पहले कौन कौन से जानदारों का वजूद था, है ना, हम लोग डायनासोर वगैरह का नाम सुनते हैं, ये आज किस तरह बता सकते हैं, हम कैसे बता सकते हैं कि करोड़ों साल पहले थे ये राज ज़मीन के सीने में दफन है। सैलाब, जलजले और आतिश फिशा यानी वोल्केनो, ज्वालामुखी कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में वोल्केनो, जैसी आफतों की वजह से कसीर तादाद में जानदार दफन हो जाते हैं। इन जानदारों के जिस्म के बाकियात और नक्श ज़मीन के अंदर महफूज रहते हैं, इन्हें ही रकाजात कहते हैं। यानी जानदारों के जिस्म के बाकियात और नक्श जो ज़मीन के अंदर महफूज हैं, उन्हें रकाजात, इंग्लिश में फॉसिल्स कहते हैं। इन रकाजात का मुताल्ला इर्तका के मुताल्ले का, यानी एवोल्यूशन के या फिर एवोल्यूशन के मुताल्ले का एक अहम जुज़ू है इर्तका। जब हैवानात या नबातात मर जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग कार्बन डेटिंग समझेंगे। जब हैवानात या नबातात मर जाते हैं तो इनमें कार्बन जज्ब करने का अमल रुक जाता है। हम सब जानते हैं हर जानदार के अंदर कार्बन मौजूद है, तो कार्बन जज्ब करने का अमल मरने के बाद रुक जाता है, और इस वक्त से सिर्फ एक अमल यानी C14 यानी कार्बन 14 की तनजुल पजीरी मुसलसल, तनजुल पजीरी मतलब उसके अंदर डीके होना, कमी आना, कार्बन कम होता है। C14 जो है ये एक तापकारी कार्बन है, ये कम होता है। तापकारी जैसे आइसोटोप रेडियो एक्टिव कहते हैं, रेडियो एक्टिव कार्बन होता है। C12 जो है ये तापकार नहीं है, रेडियो एक्टिव नहीं है, नॉर्मल कार्बन को C12 कहते हैं, कार्बन 12, और कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव होता है। तो मरने के बाद ये जो कार्बन 14 है ये कम होने लगता है। तो C12 तापकार ना होने की वजह से मुर्दा हैवानात या नबातात में कार्बन 14 और कार्बन 12 का तनासुब मुस्तकिल ना रहकर मुसलसल तब्दील होता है। ठीक है, शुरू में बराबर होता है, फिर उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते कार्बन 14 कम होने लगता है। किसी हैवान या पौधे के खत्म होने के बाद का ज़माना इनमें मौजूद कार्बन 14 की फालियत और कार्बन 12 और कार्बन 14 के दरमियान तनासुब मालूम करके ज़माने की पैमाइश करते हैं। यानी कार्बन 14 के अंदर क्या कमी आई और कार्बन 12 और कार्बन 14 के तनासुब में, यानी उनके रेशियो में क्या फ़र्क आया, इससे उस जानदार को मरे हुए कितना वक्त हुआ, उस तारीख का अंदाज़ा लगाया जाता है। इसी को कार्बन पैमाइश जमा यानी कार्बन डेटिंग, यानी कार्बन की मदद से डेट का पता लगाना कहते हैं। इसका इस्तेमाल इल्म रकाजात
और इंसानी नस्ल में आसारियात और रकाजात और दस्ती तहरीरों जो इंसानों ने खुद लिखी है मैन्युस्क्रिप्ट्स का ज़माना मुकर्रर करने में करते हैं। यानी कोई रकाजात है, ज़मीन के अंदर से कोई फॉसिल्स मिला या कोई डॉक्यूमेंट मिला, कोई मैन्युस्क्रिप्ट मिली, इंसान का लिखा हुआ कोई डॉक्यूमेंट मिला, वो कितना पुराना है उसको कार्बन डेटिंग की मदद से पता कर सकते हैं। इस किस्म की तकनीक के ज़रिए रकाजात का ज़माना मुतय्यन करने के बाद, यानी कब वो था, कब का है, वो कितना पुराना फॉसिल है, वो पता करने के बाद इन्हें ज़माने की पैमाइश के मुताबिक एक जदूल में तरतीब देकर इस वक्त मौजूद जानदारों की मालूमात हासिल करना आसान होता है। इसी तरीके से, यानी ये जो कार्बन डेटिंग है, इसी से पता चलता है कि गैर फिक्री हैवानात, यानी गैर फिक्री का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी ना हो, इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं, से फिक्री हैवानात यानी वर्टिब्रेट्स वजूद में आए होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर बताया है कदीम जानदारों का ज़माना, देखिए ये गैर फिक्रिये हैं, ठीक है, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, इसमें रेंगने वाले जल थलिए यानी जो पानी में भी रहते हैं, पानी के बाहर भी रहते हैं, फेफड़ों से सांस लेते हैं, मछलियाँ वगैरह आती हैं। तो ये हो गया कदीम जानदारों का ज़माना। फिर उससे दरमियानी जानदारों का ज़माना, रेंगने वाले वर्टिब्रेट्स है यानी कि फिक्री जानदार है ये सब। और जदीद जानदारों का ज़माना यानी परिंदे या पस्तानी, मैमल्स कहते हैं इंग्लिश में। तो ये वजूद में आए होंगे, ऐसा कार्बन डेटिंग से अंदाज़ा लगाया जाता है और इर्तिका के मालूमात से ये पता करते हैं। साइंसदानों का तारुफ कार्बनी उम्र पैमाइश तरीका कुदरती कार्बन C14 की तापकार शुआओं पर मुनस्सिर होता है, रेडियो एक्टिव शुआओं पर मुनस्सिर होता है। विलार्ड लीबी ने यह बात 1954 में दरियाफ्त की। इसके लिए विलार्ड को 1960 का इल्म कीमिया में नोबल इनाम दिया गया। इस तरीके से हासिल की गई मुख्तलिफ अशिया की उम्रें रेडियो कार्बन रसाले में शाये की जाती हैं। एक रसाला आता है जिसके अंदर ये बात छपती है। उसके बाद है दरमियानी कड़ियाँ, कनेक्टिंग लिंक्स। मुशाहिदा करके बहस कीजिए, दी हुई तस्वीरों का मुशाहिदा करके दिखाई देने वाली खुसूसियत पर बहस कीजिए। इसी तरह दीगर हैवानात की मालूमात अपने मौल्लिम से हासिल कीजिए। इंटरनेट के जरिए तस्वीरें या वीडियोस जमा कीजिए। देखिए ये पेरिपेटस है, ये लिंक फिश और ये डकबिल प्लेटिपस। इसके अंदर ये बोला जा रहा है जो दरमियानी कड़ियाँ, मतलब क्या कि ये ऐसे जानदार है जहां से ये इर्तका हुए, मतलब अपने आबा व अजदाद की भी कुछ खुसूसियत, कुछ क्वालिटीज इनके अंदर है, और फिर ये डेवलप होके जो नए जानदार बने तो उनकी भी कुछ क्वालिटीज है। मतलब एक साथ दो कनेक्शन को ये लोग, दो जमात को ये लोग क्या करते हैं, जाहिर करते हैं। जानदारों की जमात जो एनिमल किंगडम चैप्टर है उसमें हम लोग करेंगे, ये जानदारों की जमात बंदी, हैवानों की जमात बंदी, उसमें हम लोग करेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कनेक्टिंग लिंक्स में कि ये दो खुसूसियत को जाहिर करते हैं। जैसे देखिए अभी आएगा आगे, कुछ नबातात और हैवानात में चंद जिस्मानी निशानियां ऐसी होती हैं जिनकी बुनियाद पर इनका दूसरे दो मुख्तलिफ ग्रुपों से ताल्लुक जोड़ सकते हैं। उनकी जिस्मानी खुसूसियत को देख के दो ग्रुप से इनका ताल्लुक जोड़ सकते हैं, इसलिए इन्हें दरमियानी कड़ियाँ कहते हैं। मसलन पेरिपेटस में कव्यूल जैसा जिस्म, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं सेगमेंटेड बॉडी, यानी पार्ट वाइज बॉडी। देखिए ऐसा अलग अलग ऐसे पार्ट में इनकी बॉडी होती है, ठीक है। तो कव्यूल जैसा जिस्म और मोटी नर्म जिल्द और पिछले पैरों जैसे आज़ा नजर आते हैं। ये पैर होते हैं इनके इस तरह के, ये नजर आते हैं। इसी तरह इन हैवानात में जोरदार पैर वाले, जोरदार कहते हैं, जोरदार पैर जो जमात है आर्थ्रोपॉड्स, आर्थ्रोपॉड कहते हैं, आर्थ्रोपोडा इंग्लिश में बोलते हैं उसको, यानी कीड़े मकोड़े, उसके अंदर कॉकरोच वगैरह आते हैं। तो एक तो इन लोगों के अंदर ये जो पेरिपेटस है ये एनेलिडा जमात में आता है। एनेलिडा यानी जिसके अंदर ये हम लोग बोलेंगे कि सेगमेंटेड बॉडी, कव्यूल जैसा जिस्म होता है, मोटी नरम जिल्द होती है। इसकी एक आसान मिसाल हम लोग समझ सकते हैं अर्थवॉर्म, जो बारिश के अंदर जो केचुआ हम लोग कहते हैं, केचुआ निकलता है, वो इसमें एनेलिडा जमात में आता है। लेकिन पेरिपेटस जो है वो इस जमात के साथ साथ आर्थ्रोपोडा जमात की भी खुसूसियत जाहिर करता है, यानी जोरदार पैर होते हैं और हैवानात की तरह सांस की नालियां और खुले दौरान खून का, खुले दौरान मतलब कि इनमें ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है, रगों से खून नहीं बहता, ठीक है। आर्टरीज और वेन्स जो शीरियान और वरीद होती है उससे खून नहीं बहता, इनके अंदर ओपन ब्लड होता है। तो ऐसी खुसूसियत भी ये लोग जाहिर करते हैं। तो दो जमात की खुसूसियत हो गई इसके अंदर पेरिपेटस में। इसी सबब पेरिपेटस देखिए एनेलिडा और जोरदार पैर वाले, यानी एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा, इंग्लिश में आर्थ्रोपोडा कहते हैं, वाले इन दोनों जमातों के दरमियान एक कड़ी की हैसियत रखता है। मतलब एक साथ दो जमात को पेरिपेटस जाहिर कर रहा है ये, ठीक है। इसके बाद इसी तरह डकबिल प्लेटिपस, ये जानवर डकबिल प्लेटिपस जो है नामी हैवान रेंगने वाले हैवानात की तरह अंडे देता है
यानी अंडे भी दे रहा है, लेकिन पस्तान की मौजूदगी और जिस्म पर बाल होने की वजह से पस्तानीय हैवानात से भी अपना रिश्ता जाहिर करता है। आमतौर पे पस्तानीय वो होते हैं जो डायरेक्ट बच्चा देते हैं, ठीक है, अंडे से नहीं होते, उनके बच्चे जो होते हैं वो डायरेक्ट पैदा होते हैं और पस्तान दूध पिलाते हैं वो अपने बच्चों को, दूध पिलाने वाले जानदार। तो ये जो डकबिल है ये अंडे भी देता है और पस्तान की मौजूदगी भी इसके अंदर होती है और जिस्म पर बाल भी होते हैं, तो इसके लिए ये भी दो रिश्ते जाहिर कर रहा है। लिंगफिश मछली है, मछली जो होती है वो गलफड़ों से सांस लेती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए मछली होने के बावजूद फेफड़ों से सांस लेती है। ये हैवान पस्तानिये से ताल्लुक रखने के बावजूद रेंगने वाले हैवानात से और जल थलीय यानी जो पानी में भी रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं, फेफड़ों से भी सांस लेते हैं, ऐसे हैवानात मछलियों की जमात से इर्तका पजीर होने की तरफ इशारा करते हैं। मतलब इससे पता चलता है कि इनका इर्तका जो है वो मछलियों की जमात से हुआ है। तो एक साथ दो खुसूसियत को जाहिर करते हैं, इसलिए इन्हें दरमियानी कड़िया या कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। अब मुशाहिदा करके बहस कीजिए। शक्ल 1.1 में कई जानदारों के जीनिन कहते हैं एम्ब्रायोस को, ये जो आप देख रहे हैं जीनिन एम्ब्रायो की नशोनुमा की मुख्तलिफ हालतें दी हुई हैं, इन मराहल का बगौर मुशाहिदा कीजिए। अब छठा है जीनियाती सबूत। पहले हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये मछली, ये सलामेंडर चिपकली की तरह होता है सलामेंडर, कछुआ, मुर्गी, खिंजीर, गाय, खरगोश और इंसान। शुरू में देखिए ऑलमोस्ट ये एक जैसे नजर आते हैं, आहिस्ते आहिस्ते फिर इनके अंदर तब्दीली आती है। तो जीनियाती सबूत में एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस में क्या बोल रहा है, दाएं जानिब दी हुई तस्वीर में फिक्रिय हैवानात सब वर्टिब्रल्स हैं, रीढ़ की हड्डी सब में मौजूद होती हैं, कि मुख्तलिफ नस्लों के जीनिन का तकाबुली जायजा लें। इनके एम्ब्रायोस का अगर हम लोग जायजा लेंगे, तकाबुली जायजा यानी मुआजना करेंगे एक दूसरे से, तो इब्तदाई मरहलों में इन जीनिन में बहुत ज्यादा यकसानियत नजर आती है। देखिए अब ये मछली को देखो, सलामेंडर देखो, ऑलमोस्ट लगभग पूरी तरह से एक ही नजर आ रहे हैं। यहाँ पे देखो ये, ठीक है, शुरू में एक जैसे नजर आते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए खरगोश और इंसान को देख लो, तो शुरू में एक जैसे नजर आते हैं, जबकि नशोनुमा के अगले मरहलों में ये मुमासिलत, ये जो एक जैसापन है, ये सिमिलैरिटी है, वो कम होती जाती है। इससे ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि तमाम हैवानात का इर्तका एक ही जद से हुआ है, एक ही एंसेस्टर से हुआ है। तो बच्चों आज के लिए पार्ट 2 में यहीं तक करते हैं। इंशाल्लाह इसके आगे मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करो, कोई डाउट है तो कमेंट करो, उर्दू मीडियम के बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। शुक्रिया।